विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन। ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज कृषि दर्शन की टीम पहुंची है नियाम परिसर में और आज हम जानेंगे कृषि विपणन के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और क्या कहता है आज के मौसम का हाल। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। देश के विकास में किसानों की अहम भूमिका, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया परीक्षणों का अवलोकन। अब बिना सिंचाई खेतों में होगी गेहूं और जौ की फसल और सीकर जिले में बनेंगे 19 नए पशु अस्पताल। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय कृषि मेले में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किसानों से कृषि विश्वविद्यालय में किए जा रहे नवाचारों का लाभ लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि किसान ही देश का कर्णधार है। अन्नदाता की मेहनत देश को विकास के पथ पर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत यूरोपियन देशों की तुलना में मजबूत हो रहा है। इसमें किसान वर्ग की अहम भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि प्रगतिशील किसान भी एक तरह के वैज्ञानिक हैं, जिनकी सलाह समय समय पर लेनी चाहिए। कृषि में आधुनिक तकनीक व नवाचारों से किसानों को अपनी आय बढ़ानी चाहिए। ये जो 26 तारीख का जो मेला है, जो लगातार ये चलेगा, आसपास के जितने भी हमारे किसान हैं, जितनी भी पद्धति नवाचार में जहाँ यहाँ देखी गई है, आज खेती के संसाधन बढ़े हैं, इक्विपमेंट्स नई तरह के आ गए हैं, नए तरह के बीज आ रहे हैं। बीजों में जो पुराने ज़माने में हम बीज डालते थे और उसके बाद में जो भी कुछ मिलता था उससे किसान संतुष्ट होता था, पर प्रतिस्पर्धा के इस युग में आज जो नवाचार हुए हैं उसमें आय भी बढ़ी है, उत्पादक क्षमता भी बढ़ी है, पानी बचाने का काम भी ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा पद्धति से किसानों ने अपने हाथ में लिया है। तो ये जितने भी नवाचार हो रहे हैं लगातार, जैसे किसान मेले पूरे प्रदेश में हम लगाएंगे। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय एक आदर्श विश्वविद्यालय बने, इसके प्रयास होने चाहिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि खेती में नवाचार समय की मांग है। दुनिया के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर विश्वविद्यालय की जो एकेडमिक्स का है, वहाँ जो निरंतर शोध एवं अनुसंधान हो रहा है, उस शोध और अनुसंधान की जानकारी हम आम किसानों तक कैसे पहुँचाएं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से विश्वविद्यालय ने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी जॉबनेर की है वो, प्लस कृषि विभाग राजस्थान सरकार का मिलकर के ये विज्ञान मेले का जो आयोजन किसानों के लिए किया है। मैं इसको विज्ञान मेला ही कहूँगा, किसान मेले की बजाय। किसानों को तो बुलाया गया है, लेकिन इसमें सही मायने में साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्चेज, क्या इन्वेस्टिगेशन, उसकी जानकारी, क्या क्या नई किस्में आ रही हैं, क्या नई नस्ल आ रही हैं, क्या वेटनरी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या नवाचार किए गए, उनकी जानकारी आम किसान को दी जा रही है। और उसका मकसद ये है कि किसान अपनी समृद्धि को कैसे अच्छा कर सके, उसकी आय कैसे अच्छी और हो सके। जो बदलते हुआ जो परिवेश है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, भौगोलिक जो है वातावरण चेंज हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रयास जो विश्वविद्यालय ने किया है, मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय प्रयास है। उन्होंने किसानों को नई तकनीक व कुलपति डॉक्टर जे.एस. संधू के नेतृत्व में पिछले 15 साल से किए जा रहे विशेष प्रयासों से नई कृषि प्रणालियों का लाभ अर्जित करने का आग्रह किया। एक तो बहुत लंबे समय से किसान मेला आयोजित किया जा रहा है। किसानों में बहुत हमारे तरफ से डिमांड आ रही थी कि आप बड़े स्तर पर करिए, जिसमें एक ही जगह पर किसान को सब तरह की जानकारी मिल सके। किसान मेला एक ऐसी जगह है जहां पर ये सब जानकारी मिल सकती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप हमारे कैंपस में देखेंगे कि जो वर्षा जल है उसको एकत्र कैसे किया जाए, उसके लिए हमने बहुत बड़े प्रयास पे लेवल पे किए हैं। और हर किसान को चाहेंगे कि वो जल का प्रबंधन अच्छे से करे और बाकी जो खेती से जुड़ी हुई नई नई साइंस आ रही है उसको भी जाने, और हमारे यहाँ पर जो रिसर्च का कार्य हो रहा है कि वो भी आप तक पहुँचाएँ ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें।
अजमेर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम ने रबी फसलों के लगाए गए परीक्षण का अवलोकन कर अपने सुझाव दिए। अजमेर के उप निदेशक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि केंद्र के अनुसंधान अधिकारियों ने कृषि ग्राह्य परीक्षण केंद्र तबीजी में चना, सरसों, गेहूं, प्याज और मेथी के विभिन्न उपचारों और लेआउट की जानकारी दी। केंद्र के उद्यान विज्ञानी US गुप्ता ने प्याज की फसल में वेस्ट डिकम्पोजर के महत्व को बताया। साथ ही गेहूं व जौ की फसल की विभिन्न किस्मों के कैपेटेरिया का अवलोकन कराया। कीट विज्ञानी नरेंद्र सिंह ने चने में दीमक नियंत्रण परीक्षण तथा विज्ञानी रामकरण जाट ने चना, सरसों तथा गेहूं की फसल परीक्षणों की जानकारी दी। IPM प्रयोगशाला के उप निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह ने विशेषज्ञों को जैविक कीट रोग नियंत्रण के लिए परीक्षण आयोजित करवाने पर जोर दिया। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गेहूं और जौ की ऐसी प्रजाति विकसित की है जिसे खेतों में तैयार करने में किसानों को सिंचाई की समस्या नहीं होगी। डॉक्टर सोमवीर सिंह ने बताया कि ये दोनों प्रजातियां खास तौर पर सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए तैयार की गई हैं। इसके साथ ही जौ की एक अन्य प्रजाति ऊसर मिट्टी के लिए विकसित की है। जल्द ही ये प्रजातियां खेतों में नजर आएंगी। इनमें गेहूं की प्रजाति का नाम K1616 और जौ की प्रजाति का नाम KB 1425 और KB 1506 है। K1616 पूरी तरह से रोग प्रतिरोधक है। इसमें कीटों का हमला भी कम रहता है। यह 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। सीकर जिले में पशुपालकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिए नाबार्ड और राज्य सरकार के सहयोग से 19 नए पशु चिकित्सा अस्पताल बनवाए जाएंगे। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक ML मीणा ने बताया कि नाबार्ड ने यह राशि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत जारी की है। सेवाओं के विकास के लिए लगने वाली कुल राशि 95% नाबार्ड और 5% राशि प्रदेश सरकार की ओर से वहन की जाएगी। सीकर जिले में 11 पशु चिकित्सा अस्पताल और 8 पशु चिकित्सा उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए नाबार्ड के जरिए पशुपालन विभाग को 5 करोड़ 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। एक पशु चिकित्सा अस्पताल के निर्माण की औसत राशि 35,90,000 आंकी गई है। वहीं एक पशु चिकित्सा उप स्वास्थ्य केंद्र की निर्माण लागत 18,90,000 रुपए आंकी गई है। हमारे किसान भाइयों को अपनी जिंसों के अच्छे भावों का इंतजार हमेशा रहता है। इसी से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनती है। आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिंसों के बाजार भाव। गेहूं के भाव विजयनगर की मंडी में 1,626 रुपये प्रति क्विंटल, निवाई की मंडी में 1,670 रुपये, श्री गंगानगर की मंडी में 1,763 रुपये, चाकसू की मंडी में 1,670 रुपये और दूनी की मंडी में गेहूं के भाव 1,572 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। ज्वार के भाव टोंक की मंडी में 3,022 रुपये प्रति क्विंटल, निवाई की मंडी में 2,930 रुपये, भगत की कोठी की मंडी में 2,500 रुपये और टोंक की मंडी में ज्वार के भाव 3,022 रुपये प्रति क्विंटल रहे। बाजरा के भाव निवाई की मंडी में 1,250 रुपये प्रति क्विंटल, टोंक की मंडी में 1,224 रुपये, जयपुर की मंडी में 1,400 रुपये, बाड़मेर की मंडी में 1,500 रुपये और डेगाना की मंडी में बाजरा के भाव 1,200 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। किसान भाइयों, प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। साथ ही दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए इसी क्रम में देखते हैं आज के मौसम का हाल। आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख शहरों का आज का तापमान। जयपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। अजमेर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री। कोटा का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री।
बूंदी का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री, चूरू का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अंत में जोधपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आज कृषि दर्शन की टीम पहुंची है नियाम परिसर में और आज हम बात करेंगे कृषि विपणन के बारे में। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पी.के. स्वाइन जी, संयुक्त सचिव कृषि विपणन एवं महानिदेशक नियाम। सर, आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीपा जी। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत ई नाम यानी कि 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़े जाने का भी प्रस्ताव है, तो इससे किसानों को कैसे और कितना फ़ायदा प्राप्त होगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे किसानों को बताइए। ई नाम जो है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसका फुल फॉर्म पूरा है, यह है एक ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आप जानते हैं, देश में 6950 के आसपास जो रेगुलेटेड मंडियां हैं, जो स्टेट के जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट है उसके अंडर रेगुलेट होते हैं, जिसमें हमारे किसान भाइयों अपने जो होलसेल उपज है उसको लेके आते हैं निकटतम मंडी में और उसको व्यापारियों को बेचते हैं। तो पहले जो था सिस्टम, अभी कुछ मंडी में भी चल रहा है, जिसमें ये फिजिकली ट्रेडिंग होता है। जो ट्रेडर्स लोग वो किसान के जो उपज किसान लेके आते हैं मंडी में, उसके चारों तरफ खड़े होकर पहले बिडिंग करते थे। अब जो है इसमें ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आने के कारण जो व्यापारी बाहर के भी है, खाली मंडिया का नहीं, निकटतम मंडिया, दूसरे स्टेट के मंडिया, स्टेट के दूसरे मंडिया के भी व्यापारी इसमें जोड़ सकते हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। तो उनको फिजिकली मंडी में आके बिडिंग करने का ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है किसान का जो उपज है अभी ज़्यादातर व्यापारियों के लिए पॉसिबल हो जाएगा बिडिंग करने में। इसका मतलब है किसान को एक बड़ा मार्केट का एक्सेस भी मिल जा रहा है। पहले ये पॉसिबल नहीं था बिकॉज वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म में जोड़ा नहीं हुआ था। इसमें और एक बहुत बड़ा बेनिफिट है किसान भाइयों को, खाली कॉम्पिटिटिव, इसमें जो है बहुत सारा व्यापारी जोड़ने से एक प्रतिस्पर्धा एवं कॉम्पिटिटिवनेस और ट्रांसपेरेंसी आता है जो बिडिंग में, क्योंकि ये कॉल्यूजन का संभव नहीं होता है। और इसके साथ साथ ई नाम में भी हमने जो गुणवत्ता के आधार पर बिडिंग का भी प्रावधान किया है। इसमें जो हमने मंडियों में सुविधा प्राप्त की है कि गुणवत्ता जांच करने के लिए जो प्रोड्यूस जो कमोडिटी है, किसान के जो सामान है उसमें गुणवत्ता टेस्ट होता है इक्विपमेंट्स में, उसके आधार पर बिडिंग होता है। इसमें क्या होता है कि गुणवत्ता पर आधार पर बिडिंग होने से उसको अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए किसान को ये बेनिफिट है कि एक ट्रांसपेरेंसी के कारण, कॉम्पिटिटिवनेस के कारण, गुणवत्ता के आधार के कारण उसको बेहतर दाम जो फिजिकल मंडी में मिलता था उससे ज़्यादा बेहतर प्राइस मिल जाता है। और इसमें भी एक बड़ा फैसिलिटी है, वो है कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग फैसिलिटी। पहले फिजिकल मंडी में आप देखे होंगे, अगर कभी मंडी में गए होंगे, वो तराजू था, मैकेनिकल तराजू, जिसमें वो एक्यूरेट मिलना मुश्किल था। बट अभी इलेक्ट्रॉनिक जो हमने वेइंग मशीन्स लाए हैं, इसमें एक्यूरेटली वो उनके जो किसान के जो प्रोड्यूस है उसको वजन करके उसका सही दाम दे देते हैं। और उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का भी व्यवस्था है, जिसके कारण जब ट्रेडर पेमेंट अपना अकाउंट से करता है, इमीडिएटली वो किसान के खाते में पहुंच जाता है। पहले होता था कि ट्रेडर दे रहा है, आज दे रहा है, कल दे रहा है, 10 दिन के बाद दे रहा है, 1 महीने के बाद दे रहा है, 6 महीने के बाद दे रहा है, उसका हमें पता नहीं चल पाता था। तो जो व्यापारी बोलते थे कि हम दे दिए हैं, बस उसी को ही हमको मानना होता था। बट अब ना पूरा अकाउंट से जो जा रहा है, तो इसमें ये पूरा पता लग जाता है कि इमीडिएटली वो वैसा है। तो इसमें किसान को कई तरह के फैसिलिटी है। उसके अलावा ये ई नाम में हमने दिया है कि एफपीओ मॉड्यूल। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के मॉड्यूल इसमें है, जिसमें जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सारे मेंबर्स, किसान भाई मेंबर्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने खेती के पास जो कलेक्शन सेंटर है उसी में ही अपने जो सारे एग्रीगेट किए होंगे प्रोड्यूस को वहीं से ही कर लेंगे। उनको मंडी में लाने का ज़रूरत भी नहीं है। इसका मतलब है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बचा सके और अपने आप गुणवत्ता को जांच करके उसको अपलोड करके बिडिंग का फैसिलिटी ले लें
और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का फैसिलिटी भी ले ले। इसका मतलब है किसान मेंबर्स जो एफपीओ का है उसको भी फार्म गेट के नज़दीक उसको अच्छा माने मूल्य प्राप्त हो जाएगा उनके मेंबर्स को। उसके अलावा अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली स्टार्ट किया कि जो फार्म गेट में भी ई नाम का बिडिंग सिस्टम, जो कुछ किसान अगर इकट्ठा होंगे फार्म गेट में भी मंडी के ऑफिसर जाके, अधिकारी जाके वो फार्म गेट में भी उसको बिडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है खाली मंडी में नहीं, उसको मंडी के बाहर में भी अभी ई नाम का उपलब्धि स्टार्ट हुआ है। तो इसमें एक विन इन सिचुएशन आएगा। जो हमारे किसान भाई है, जो आप सुने होंगे कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम है, जिसमें किसान भाइयों का इनकम दुगना करना है, जो रिपोर्ट है 2022 तक करना, तो एक मार्केटिंग एक मेजर रोल प्ले करता है उनका इनकम दुगना करने में, आय वृद्धि करने में। तो ई नाम इसके डायरेक्शंस में है कि उसको वृद्धि कर ले। और इसके साथ साथ ये जो बजट है, पहले हमारे हमने 1000 मंडियाँ, जो 6950 मंडियाँ हैं मंडी बोर्ड के, डिफरेंट मंडी बोर्ड के अंदर, तो उसमें हमने 1000 मंडियाँ जोड़ चुके थे ई नाम में। अब ये जो इस साल और उसको एपीएमसी को मजबूत बनाने के लिए, एपीएमसी को और आउटरीच बढ़ाने के लिए इस माननीय वित्त मंत्री मैडम ने इस बार और 1000 मंडी जोड़ने का भी ऐलान किया है बजट में। एक बहुत बड़ा कदम है सरकार की तरफ से, जो हम स्वागत करते हैं। और ये किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा कदम है, जिसमें और 1000 मंडियाँ जोड़ने से अभी किसान के खेती के पास अभी आ जाएगा, ताकि उसको बहुत कॉम्पिटिटिवनेस बिडिंग, ट्रांसपेरेंसी बिडिंग, क्वालिटी बेस्ड बिडिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटीज़, और उसमें मंडी में नहीं लेके जाके भी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने से उसको इनकम वृद्धि होगा। तो ये जो ये जो इस बार के बजट में जो अनाउंसमेंट है, ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कदम है कि जो मार्केटिंग प्रणाली हमारा है देश में, जो एपीएमसी के थ्रू हो रहा है, उसको बहुत स्ट्रेंथन करके जो किसान भाइयों के सुविधा के लिए, किसान भाइयों के हित के लिए एक कदम उठाया गया है। क्या हर तरह का किसान इसको अपना सकता है? इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। ये जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसान उत्पादक संगठन, इसमें छोटे और सीमांत किसान भी हो सकते हैं, लैंडलेस किसान भी हो सकते हैं, इवन बड़े किसान भी हो सकते हैं। जबकि जनरली भारत में बड़े किसान तो अपने लिए कर लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऐसे संगठन का ज़रूरत नहीं होता है। अगर वो चाहे तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो है बेसिकली छोटे और सीमांत किसान जो है, लघु किसान है, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक कदम है भारत सरकार की तरफ से। तो इनको ज़रूरत भी है ताकि ये लोग जोड़ के, जैसे कि हमने बताया था 86% से ऊर्ध्व है लघु और सीमांत किसान, तो वो जब जोड़ेंगे तो ये काफ़ी हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा पहुंचेगा। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि एफपीओ के माध्यम से ना केवल छोटे और सीमांत किसान जुड़ सकते हैं, बल्कि हर तरह के किसान जुड़ सकते हैं, और जाहिर तौर पे इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आप सर से जानते हैं कि सर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे किसानों को सीधे तौर पर फ़ायदा मिलेगा? दीपा जी, ये मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा आइटम है, जो इशू है, जो हमें होना है इंडिया में। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ये रोल है, जैसे कि किसान भाई जब प्रोड्यूस करते हैं, खेती में उगाते हैं, तो उसका कुछ वैल्यू एडिशंस भी उनको करना है, स्टोरेज भी करना है, जैसे कि क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग। अगर नहीं करेंगे तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत होगा, और क्लीनिंग अगर नहीं करेंगे, मिट्टी के साथ अगर मार्केट में लेके आएंगे, उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। ग्रेडिंग अगर करते हैं ABC ग्रेड 1, 2, 3, तो उनको अच्छा प्राइस मिल जाता है, और उसके लिए इक्विपमेंट भी चाहिए। पैकेजिंग अगर करके देते हैं तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, तो इसलिए वो भी है। प्लस अगर स्टोरेज फैसिलिटी है, जैसे कि अगर गेहूं है, चावल है, या दलहन है, तिलहन है, अगर वो स्टोर करें हार्वेस्ट के बाद, जब हार्वेस्ट के बाद प्राइस बहुत कम हो जाता है मार्केट में, बिकॉज ओवर सप्लाई रहता है मार्केट में, तब उस टाइम पे अगर स्टोरेज कर सकें, फार्म गेट में अगर स्टोरेज कर सकें, तो जब प्राइस बढ़ने लगेगा 60 दिन के बाद या 90 दिन के बाद, तब उसको बेचें तो उसको अच्छा प्राइस मिल जाएगा और उनका इनकम बहुत वृद्धि हो जाएगा। तो इसलिए स्टोरेज फैसिलिटी, और जैसे कि पेरिसेबल वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह के लिए कोल्ड स्टोरेज का ज़रूरत है, अगर फार्म गेट में आ जाए तो वो है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़रूरत फार्म गेट में ज़रूरत है। इसको महसूस करते हुए भारत सरकार ने जो लास्ट ईयर आत्मनिर्भर भारत के जो ऐलान किए थे, इसमें 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो ऐलान किए, इसमें मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी प्रावधान है, जिसमें सारे ये सब इक्विपमेंट्स जो है
इंक्लूडिंग असेइंग इक्विपमेंट्स, स्टोरेज इक्विपमेंट, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग इक्विपमेंट, ये सब किसान भाई हमारे ले सकते हैं। एफपीओ भी ले सकते हैं, कोऑपरेटिव भी ले सकते हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर भी ले सकते हैं, ताकि हमारा रूरल एरियाज़ में अगर आएगा तो वैल्यू एडिशंस होगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होगा, इनकम वृद्धि होगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो इसलिए जो है जो आत्मनिर्भर भारत है वो बेसिकली आत्मनिर्भर कृषि के तरफ आ रहा है। जो आत्मनिर्भर कृषि से हमारा आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। आपने भी सुने होंगे कि जो जब ये कोविड लॉकडाउन हुआ था, जब ये हमारा सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर, जो 3 सेक्टर इकोनॉमी से डाउन हुआ था, ये जो कृषि ये सेक्टर है हमारा, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इकोनॉमी को काफ़ी प्रॉप अप करके उठा के ले गया था। जिसलिए हम भारत आज गर्व से कह सकता है कि हमारा इकोनॉमी आज स्ट्रांग है, मजबूत है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज आया है और आत्मनिर्भर कृषि है, तो डेफिनेटली भारत ये बहुत प्रगतिशील होगा। जो हमारा जो नारा है जय जवान जय किसान, ये सर्टनली ये साकार हो रहा है। भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, जैसे सर ने अभी बात करी कि हमारा जो नारा है जय जवान जय किसान, मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत बनने की इस कगार में ये नारा जो है काफ़ी सफल प्रेरित होता दिखाई देता है। और हमारी सरकार का जो लक्ष्य है, केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है कि किसानों की आय को 2022 तक दुगना किया जाए, मुझे लगता है कि अब जल्दी ही वो दिन आने वाले हैं कि हमारी किसानों की जो आय है वो जल्दी ही बढ़ती जाएगी। और सर, अब जाते जाते आप हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों के लिए हमारे जो सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो किसान भाइयों के लिए दिन रात सोचते हैं, नए नए स्कीम्स लेके आते हैं, कदम लेके आते हैं, उनका मन में किसान पहले आता है। इसीलिए जो आत्मनिर्भर कृषि, वो आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा अंश है। तो इसलिए जो भारत हमारा इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए जो हमारे किसान भाइयों का फ्यूचर जो बहुत ब्राइट है। जो हमारे यंग एग्रीकल्चरिस्ट है, जो रूरल एरियाज़ में है, वो आगे आए और जो हमारे जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, जो न्यू गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आ रहा है, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, जो क्रेडिट सिस्टम को जो स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है, जो सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे लेके जा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जो सरकार ने किए हैं कि जो डबलिंग ऑफ एक्सपोर्ट बाय 2022 तक करना भी है, जो हमारे जो अभी लक्ष्य है, तो ये सब सारे अगर एक देखा जाए तो एक डायरेक्शंस में ले रहा है कि हम देश को आगे लेने में हमारा किसान को सुदृढ़ किया जा रहा है। तो इसलिए हमारा जो आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर भारत, ये दोनों जुड़े हुए हैं और डेफिनेटली हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम किसान को बहुत आगे ले सके जो विश्व के दरबार में, कि हमारे किसान सबसे कह सकते हैं कि हम सबसे बेहतरीन किसान हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपने ढेर सारी जानकारियाँ हमारे किसानों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपा जी। तो किसान भाइयों, आज पीके स्वाइन जी ने जैसा आपको बताया कि किस तरह से हमारी सरकार जो है वो किसानों के हित में कार्य कर रही है। आज हमने कृषि विपणन के अंतर्गत जाना कि किस तरह से ई मंडियों को जोड़ा गया है और किसान कैसे इसका सीधे तौर पर फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसानों की बात किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, खेती किसानी के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।